इसके पहले क्लास में आप लोगों को पहले बताया गया था कि भारत और उनके राज्य, एक एक राज्य आप लोगों को बताया भी गया था, समझाया भी गया था। मतलब आप कह सकते हैं कि हमने पिछला क्लास में भारत के अंदर जितने भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है सब देख चुके हैं। आज हम लोग भारत का बाहरी आवरण देखेंगे। बाहरी आवरण देखेंगे कि उसका पड़ोसी देश कौन कौन है, भारत की स्थितियां क्या है, विश्व के सापेक्ष उसका क्या स्थान है। तो आइए हम अभी आपको एक वीडियो के माध्यम से ही दिखाते हैं कि भारत का इंटरनल पार्ट्स कौन कौन है। चलिए अब इसमें पहले एक बार हम पिछले वीडियो का रिकॉल कर लेते हैं कि इसमें कौन स्टेट कहाँ है, आप लोगों को शायद याद भी होगा, है ना। तो अभी हम आपको नंबर लिखते जाएंगे, आप लोग बताते जाएंगे कि कहाँ कौन सा राज्य है। चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ से। ये आप लोगों को याद होगा कौन सा राज्य है, ये आपका कौन सा राज्य है, और ये आपका कौन सा राज्य है, ये आपका कौन है, ये आपका कौन है, ये आपका कौन है, ये आपका कौन है, कर्नाटक। और ये कौन सा है, ये कौन है, और ये कौन है, और ये कौन है, और ये कौन है, उड़ीसा। और ये कौन है, गुड। अब आपको पिछले बार भी बताया गया था कि भारत के मध्य में मध्य प्रदेश, और उससे अलग ये अपना राज्य, और उससे अलग झारखंड। चलिए बिहार के पश्चिम में कौन है, उत्तर प्रदेश, और उससे अलग उत्तराखंड। और ये अंगूठा जैसा स्ट्रक्चर कौन है, सिक्किम। इस प्रकार 21 राज्य मेरा हो गया। अब बच गया इधर का ये सेवन सिस्टर। सेवन सिस्टर में देखेंगे ये कान जैसी जो संरचना दिखाया गया है, इसमें आप बीच में जो देखेंगे ये क्या है, असम। और ये क्या है, अरुणाचल प्रदेश। ये क्या है, नागालैंड। ये कौन है, मणिपुर। और ये कौन है, और ये कौन है, त्रिपुरा। और ये सबसे लास्ट में कौन सा राज्य, मेघालय। इस प्रकार हम 28 राज्य देख चुके हैं। ये चलिए नंबर कहीं गलत हो गया ना। ये सबसे अंतिम में क्या आएगा, हरियाणा। इसके साथ साथ और केंद्र शासित प्रदेश भी हम लोग देखे थे। केंद्र शासित प्रदेश में कौन कौन आया था। चलिए सबसे पहला अगर हम बात कर ले केंद्र शासित प्रदेश, तो ये क्या है, ये कौन है, लद्दाख। उसके बाद यहाँ आइए, ये कौन है, ये दोनों मिलाकर कौन बनाया गया है, दादरा नगर हवेली और दमन दीव। और यहाँ जो देखेंगे ये कौन है, लक्षद्वीप। कौन है, यहाँ एक छोटा सा देखेंगे ये कौन है, पुदुचेरी। और यहाँ देखेंगे इसके सीध में अंडमान निकोबार। और ये भारत की राजधानी दिल्ली। और ये इस प्रकार 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गया। अब सबसे पहले एक चीज हम देखने की प्रयास करेंगे कि भारत का स्थिति विश्व के सापेक्ष अगर देखेंगे तो भारत की क्या स्थिति है। तो पहले ये आइए एक छोटा सा पिक्चर हम दिखाते हैं। ये आपका एक गोलार्ध हो गया है ना, ये आपका पूरे ब्रह्मांड का गोलार्ध हो गया, पूरे पृथ्वी। और पूरे पृथ्वी को हम लोग क्या करते हैं कि इसको 2 भागों में बांटते हैं। 2 भागों में बांटने वाली जो रेखा है उसको कौन रेखा कहेंगे, विषुवत रेखा, मतलब इक्वेटर, है ना। और ये जो आप देख रहे हैं ये हो गया आपका 0 डिग्री देशांतर।
ये आपका 0 डिग्री अक्षांश और ये आपका 0 डिग्री देशांतर। अब यहाँ के बाद अगर हम देख ले तो ये ऊपर वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा, ऊपर वाला पार्ट को हम लोग कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। क्या कहेंगे? उत्तरी गोलार्ध। और नीचे वाला को क्या कहेंगे? दक्षिणी गोलार्ध। इसी प्रकार अगर इस गोले को हम ऐसे बांटे तो ये आपका कौन हो जाएगा? पूर्वी गोलार्ध और ये हो जाएगा पश्चिमी गोलार्ध। चलिए, अब ये पूरे पृथ्वी पर भारत का स्थिति की अगर हम बात कर लें तो ये भारत की स्थिति ये है, समझ गए? भारत का स्थिति आपका ये अब दिखाई दिया ना। मतलब आप कह सकते हैं कि ये किस पार्ट में उपस्थित है? उत्तरी गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध? उत्तरी गोलार्ध। अगर हम अक्षांशीय बात करेंगे ये किस गोलार्ध में है? पूर्वी गोलार्ध। अर्थात आप कह सकते हैं कि हमारा देश भारत जो है वह उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब देखिए, ध्यान रखिएगा, यहां समझना क्या है कि यहां से नीचे जितना भी रहेगा ना, जितनी भी लाइनें खिंचाएगी सब साउथ में आएगा, है ना, सब साउथ में आएगा। और यहां से ऊपर विषुवत रेखा मतलब 0 डिग्री से ऊपर जो भी जाएगा वह कितने डिग्री पर, ये कौन सा रेखा में आएगा? तो सभी नॉर्थ में आएगा। क्या इंडिया साउथ में भी है? तो नो, इंडिया साउथ में नहीं है। साउथ तो यहां से नीचे आता है, यहां से ऊपर की अगर हम बात कर लें तो टोटल आपका क्या चीज में आएगा? नॉर्थ में। इसलिए ध्यान रखना कि जब बताया जाएगा कितना डिग्री अक्षांश तो वह हमेशा नॉर्थ नॉर्थ ही होगा, साउथ कभी नहीं हो सकता। अगर पूछा जाएगा कि बताइए इंडिया का विस्तार कितना से कितना डिग्री है, तो नॉर्थ में होगा कि साउथ में होगा? क्योंकि यहां से ऊपर जो भी आएगा सब नॉर्थ में। उसी प्रकार अगर हम इधर पूर्वी की बात कर लें, इसी प्रकार अगर हम पूर्वी की बात कर लें तो ये आपका हो गया पूर्वी, ये 0 डिग्री देशांतर हो गया ना। अब इंडिया तो आपका यहां दिखाई दे रहा था, तो इंडिया में जब भी ये वाला चलेगा कि ये कितना से कितना चौड़ा है, तो ये क्या चलेगा? ईस्ट की वेस्ट, क्योंकि वेस्ट यहाँ इधर आएगा और इधर जो भी रेखाएं आएगी सब ईस्ट में आएगा, ये सभी ईस्ट में आएगा। मतलब इंडिया जो होगा यहां से लेकर यहां तक ईस्ट चलेगा। कारण कि पूरे दुनिया में अगर किसी भी स्थान को आंकना होता है तो उसको यही कैलकुलेशन के हिसाब से उसको देखा जाता है कि कौन देश कहां अवस्थित है ना। चलिए, ये तो पूरे विश्व के सापेक्ष देख लिए। अब हम क्या करते हैं, अब अगर हम भारत की सबसे पहले बात कर लें तो भारत का इंटरनल स्पेस को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि भारत का एरिया क्या है और उसकी जनसंख्या क्या है, विश्व के सापेक्ष में उसका कौन सा स्थान है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात कर ले कि भारत का पूरा एरिया, भारत का जो है पूरा क्षेत्रफल जो कहा जा सकता है, भारत का ये पूरा क्षेत्र, आइए इस पर ही दिखा देते हैं। यही है आपका भारत। अगर भारत की पूरे एरिया की अगर हम बात कर लें कि ये पूरे एरिया कितना दिया गया है, तो ये पूरे एरिया का अगर मिलाकर हम देख लें तो ये पूरा कितना एरिया है आपका, एरिया की अगर हम बात कर लें तो ये आता है 32.8 किलोमीटर स्क्वायर, सॉरी लाख ही आएगा, है ना, समथिंग 33 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ये समझ में आता स्क्वायर का मतलब? आप लोग ऐसे पढ़ते भी होंगे कि अगर किसी आयत का क्षेत्रफल निकालना है, ये 4 है और ये 2 है, इसका एरिया कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, 8 किलोमीटर या 8 किलोमीटर स्क्वायर, समझ गए? ये 8 किलोमीटर स्क्वायर। कल हम लोग देख रहे थे ना कि यहां से लेकर यहां तक भारत की कुल लंबाई क्या है, जैसे जो ये दिखाया गया था कुल लंबाई कितना है और यहां से लेकर यहां तक कुल लंबाई कितनी है, इसकी चौहद्दी भी बताया गया था। क्या बताइए यहाँ कौन सा जगह था? ये सबसे अंतिम पॉइंट, पूर्वी सबसे कौन सा पॉइंट था? बलांगो या किबुथु, बलांगो या
किबथू। अगर पश्चिम के सबसे अंतिम पॉइंट की बात कर ले तो गोरमाका, और अगर उत्तर की बात कर ले तो इंदिरा पॉइंट की इंदिरा कौल, इंदिरा कौल। और इंदिरा पॉइंट जो था ये आप देखेंगे अंडमान निकोबार के सबसे यहाँ था, है ना। लेकिन देखा गया कि ये अब समुद्र में डूब चुका है, ये अभी अंतिम पॉइंट नहीं है, केवल जाना जाता है। एक्चुअल में आपका अंतिम पॉइंट यही कन्याकुमारी माना जाता है, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी। तो आप बताइए कि उत्तर से लेकर दक्षिण की लंबाई बताया गया था ना कल, कितना है, कितना है 3214 किलोमीटर, और पूरब से पश्चिम के 2900। अब देख लीजिए कि ये चौड़ाई आपका हो गया, ये लंबाई हो गया, समथिंग अगर गुना करेंगे तो लगभग आपका इतना एरिया निकल के आ जाएगा, है ना, इतना एरिया आ जाएगा। तो अगर पूछा जाए कि भारत का टोटल क्षेत्रफल कितना है तो आप क्या कहेंगे, 32.8 लाख किलोमीटर स्क्वायर। टोटल एरिया मतलब समझ रहे हैं ना। ये जो इसके अंदर बाउंड्री के अंदर जितने भी एरिया है वो सभी मिलाकर 32.8 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। पूरे विश्व की अगर हम बात कर लें कि पूरे विश्व में मेरा देश कितना बड़ा है या मेरा देश को कितना भूमि मिला हुआ है, तो आप कह सकते हैं, ये कह सकते हैं कि ये आपका पूरा विश्व हो गया, और ये पूरा विश्व को, पूरा विश्व में मेरे भारत में इतना स्थान दिया गया, मतलब ये पूरे दुनिया का एरिया है, और इतना एरिया में आपका 2.4% एरिया जो है वह केवल भारत का है। नहीं समझे। देखिए अगर मान लिया जाए कि पूरे दुनिया का इतना ही जगह है, इतना ही एरिया है, पूरे दुनिया में जितना भी दुनिया का देश है सब इतने ही में सिमट गया है, अब मतलब ये 100% हो गया। अब 100% की अगर हम बात कर लें तो 2.4 जो है वह किसका है, भारत का है। 2.4% एरिया जो होगा वह किसका होगा, भारत का होगा। इसलिए कहा गया है कि विश्व के सापेक्ष अगर देखें तो समथिंग 2.5% एरिया जो है वह भारत का है ना। अब कहा जाता है कि विश्व में भारत का कौन सा स्थान है, एरिया में तो हम देख लिए कि इतना परसेंट एरिया है, लेकिन क्या इससे भी बड़ा कोई देश है, तो कहा जाता है कि ये जो है भारत हमारा 7वां स्थान में है एरिया के आधार पर। 6 देश ऐसा है जिसका एरिया भारत से भी ज्यादा है। जैसे अगर हम सबसे ज्यादा एरिया वाला बात कर ले तो सबसे ज्यादा बड़ा एरिया कौन आता है, रूस। 1 नंबर पर कौन आता है, रूस। अगर 2 नंबर की हम बात कर ले तो एक देश है कनाडा, दूसरा देश कौन हो जाएगा, कनाडा। और तीसरा देश की अगर हम बात कर ले तो यूएसए, अमेरिका, ये तीसरे नंबर पर आता है। चौथे नंबर पर हमारा पड़ोसी देश चीन आता है। उसके बाद ब्राजील, ब्राजील हो गया, फिर आपका ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, और 7वें नंबर पर कौन आता है, भारत। अब क्या करना क्या है, आप लोगों को ये 7 देश कम से कम याद रखना होगा। अगर पूछा जाएगा कि पूरे विश्व में भारत का क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा स्थान है तो क्या कहेंगे, 7वां। अगर पूछेगा कि पूरे दुनिया के सबसे बड़ा देश कौन है तो क्या कहेंगे, नो। यहां पहले ये आपको जानना होगा कि क्षेत्रफल के आधार पर पूछा जा रहा है या जनसंख्या के आधार पर पूछा जा रहा है। पहले आप कंफर्म हो लेंगे। अगर क्षेत्रफल बोलेगा तो दुनिया का सबसे बड़ा देश रूस, दुनिया का सबसे बड़ा देश रूस। अगर जनसंख्या की बात कर ले तो जनसंख्या के आधार पर तो इंडिया, जनसंख्या के आधार पर इंडिया हो गया। कहा गया कि पूरे दुनिया में अगर हम बात कर लें कि जनसंख्या के आधार पर कौन सा देश आता है तो पहले 1 नंबर पर चीन था, है ना, 1 नंबर पर चीन था। अब चीन को पछाड़ते हुए भारत आपका पहला स्थान हासिल कर लिया। कहा जाता है कि पूरे दुनिया की आबादी की अगर हम बात कर लें तो 7.7 अरब है पूरे दुनिया का आबादी, है ना। पूरे दुनिया में इतना ही लोग रहते हैं, उसमें से 1.4 अरब समथिंग भारत का है।
140 करोड़ जो बोलते हैं ना, 40 करोड़ से बढ़ के लगभग 44 करोड़ 80 लाख के आसपास हो गया है, समझ गए। इसलिए आप कह सकते हैं कि जनसंख्या के आधार पर भारत आपका पहला स्थान में हो गया ना। अब दो क्वेश्चन यहाँ, पहला क्वेश्चन तो है कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा देश, और क्षेत्रफल के आधार पर भारत कितना नंबर पर है, जनसंख्या के आधार पर भारत कितने नंबर पर है, पहला नंबर पर है ना। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि भारत का पड़ोसी देश पहले देख लेंगे कि कौन कौन है, और भारत से एक रेखाएं गुजरती है, थोड़ा सा इसको देख लीजिए। अभी आपको हम दिखाते हैं, ये आपका हो गया, और ये जो विश्व गुजरती है यह कौन रेखा है, विषुवत रेखा। विषुवत रेखा मतलब 0 डिग्री, ठीक है, विषुवत रेखा मतलब 0 डिग्री। अब यहां से ये धीरे धीरे बढ़ते जाएगा और यहां पहुंचेगा 90 डिग्री, ठीक है। उसी प्रकार यहां से भी धीरे धीरे नीचे उतरेगा और यहां पहुंचेगा तो 90 डिग्री, यहां से बढ़ेगा 1 2 3 4 ऐसे करते 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 यहाँ 90 डिग्री तक पहुंच जाएगा। यहाँ भी 1 2 3 4 करते करते वहां पहुंच जाएगा। कहा गया है कि विषुवत रेखा के बाद अगर ऊपर की बात हम कर लें तो ऊपर से कर्क रेखा गुजरती है, कर्क रेखा। और कौन रेखा बताइए, कर्क रेखा के बाद और कौन रेखा होता है, मकर रेखा। तो मकर रेखा जो है वह विषुवत का जो बिंदु है इससे नीचे चलती है, मतलब साउथ की ओर। ध्यान रखना, मकर रेखा साउथ में और कर्क रेखा नॉर्थ में। अब बताइए कि अगर नॉर्थ में है तो आपको थोड़ा सा ध्यान होगा कि इंडिया यही दिखाया गया था, सॉरी, इंडिया आपका यही दिखाया गया था ना, यही स्थान में ना। तो बताइए इंडिया से कौन रेखा गुजरेगा, कर्क की मकर, कर्क। कर्क रेखा जो गुजरती है वह कितना डिग्री पर, साढ़े 23.5 डिग्री पर, है ना। 23.5 डिग्री पर ऊपर कर्क और नीचे मकर। तो इस प्रकार भारत से गुजरने वाली जो रेखा होगी वह कौन रेखा होगा, कर्क रेखा। अब कर्क रेखा आप देख लेंगे कि कहां कहां से गुजरती है। तो एक छोटा सा मैप आपको दिखा देते हैं पहले। कर्क रेखा जो गुजरती है वह लगभग 23.5 डिग्री से गुजरेगी। कहां से गुजरेगी, 23.5 डिग्री से। और 23.5 डिग्री में हम देखेंगे तो ये यहां से ऐसे गुजरती है, देख लीजिए। ये आपका गुजरात हो गया, गुजरात, राजस्थान, भोपाल, झारखंड, बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। कर्क रेखा यहीं से ऐसे गुजरती है ना। तो कर्क रेखा की अगर हम बात कर लें तो कर्क रेखा सबसे पहले जो गुजरती है वह गुजरती है गुजरात से, एक राज्य गुजरात हो गया। दूसरा अगर हम बात कर लें तो दूसरा कौन सा राज्य हो गया, मध्य प्रदेश। तीसरा की अगर हम बात कर लें तो क्या हो जाएगा, राजस्थान से भी गुजर रहा ना, राजस्थान तीसरा क्या हो जाएगा, राजस्थान। चौथा आपका कौन सा हो जाएगा, छत्तीसगढ़। और पांचवा कौन हो जाएगा, झारखंड। और छठा कौन हो जाएगा, वेस्ट बंगाल। सातवां कौन हो जाएगा, बांग्लादेश। हमारा राज्य है, हम क्यों गिनेंगे, बांग्लादेश नहीं है। बांग्लादेश के बाद इधर कौन सा है, त्रिपुरा। तो सातवां कौन हो जाएगा, आठवां आपका क्या हो जाएगा, मिजोरम। हो गया। चलिए यहां के बाद अगर हम चलें तो ये 7 का 7 नाम आपको याद रखना होगा कि भारत का जो कर्क रेखा है वह कौन कौन राज्य से गुजरती है। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, एक सिंपल सा आप फॉर्मूला केवल ध्यान में रखेंगे। इसके लिए एक फॉर्मूला दिखाया गया है, कौन क्या है, मित्र पर गमछा झाड़, है ना। इसके लिए कौन सा फॉर्मूला देंगे, जैसे अगर देख लीजिए लिखा गया
गमछा झाड़। हो गया। चलिए आप कौन कौन राज्य उठाएंगे यहां से? तो सबसे पहले मी से क्या हो जाएगा? मिजोरम। मिजोरम। फिर क्या हो जाएगा? त्रा से त्रिपुरा। हो गया। और उसके बाद प से पश्चिम बंगाल, प से और र से राजस्थान, र से ग से गुजरात, गुजरात और म से मध्य प्रदेश और छ से छत्तीसगढ़ और झ से झारखंड। हो गया। झ से झारखंड। इस प्रकार आप याद रखेंगे कि भारत के किन किन राज्यों से गुजरता है। तो टोटल 8 राज्यों से गुजरती है। 8 राज्य में क्या क्या नाम लेंगे? तो बस केवल इसको ध्यान रखेंगे कि ये 8 राज्य जो है इसी से गुजरती है। इसके 8 राज्य कौन कौन आ जाएगा? तो मित्र पर गमछा झाड़। अरे कुछ नहीं बोलना है और उंगली पर जोर देना है ना। अगर मी की बात करें तो मिजोरम, त से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश और छ से छत्तीसगढ़ और झाड़ से झारखंड। इस प्रकार हमारे देश भारत से कर्क रेखा यही 8 राज्यों से गुजरती है। हो गया। कर्क रेखा जो है वह 8 राज्यों से गुजरती है। उसके बाद की अगर हम बात कर लें तो अब आइए कि इसका लंबाई चौड़ाई तो ऑलरेडी कल देख ही चुके थे। लंबाई चौड़ाई में एक बात और समझना हमको केवल था, ये पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की लंबाई बताया गया था ना कल। गुड। अब एक सिंपल कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि पूरब पश्चिम और दक्षिण उत्तर में का लंबाई का अंतर ज्ञात करें, ये अंतर को बताएं। नहीं समझा? कह रहा है कि पूरब पश्चिम कितना बताया गया? 3214 किलोमीटर। और ये कितना बताया गया? 2933 किलोमीटर। अब ये दोनों के बीच में लंबा कौन ज्यादा कौन है और कम कौन है? तो ज्यादा तो ऑलरेडी देख कर लग ही रहा है कि 3214 ज्यादा होगा, है ना। और ये कम है, लेकिन ये दोनों में कितना का अंतर है? तो कहा जाता है कि 281 किलोमीटर का अंतर है। 281 किलोमीटर का अंतर है। 281 किलोमीटर कौन ज्यादा है? तो बोलो 281 किलोमीटर कौन ज्यादा है? नॉर्थ से साउथ। और कम कौन है? इससे वेस्ट। अब आइए, अगर भारत की पूरा भी बताया गया था कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ऐसा दिखाया गया था ना। अब एक पहले ये देख लेते हैं। एक काम पहले कर लेते हैं ना, मैप को यहाँ ले आते हैं तो सीखना आसान हो जाएगा। याद हो गया? अरे लड़का अभी काहे ला पास कर रहा है? करेंगे। चलिए इंडिया किसमें दिखाया गया है? 1 2 3 4। इंडिया किसमें स्थित है? किसमें? 2 नंबर में। अब आइए क्या करते हैं, यहाँ इंडिया को पहले ले आते हैं। चलिए अभी यहाँ इंडिया आ गया है। अब बताइए ये कितना डिग्री? ये कितना डिग्री है? 0 डिग्री। ये आपका 0 डिग्री, ठीक। और ये कितना डिग्री? 90 डिग्री। और ये भी कितना? 90 डिग्री। ये भी आपका 0 डिग्री। हो गया ना। अब बताइए कि ये आपका ये उत्तरी गोलार्ध ना है, ये आपका उत्तरी और ये आपका दक्षिणी गोलार्ध। ये जो है आपका पूर्वी और ये आपका पश्चिमी गोलार्ध।
हो गया ना, इतना तो ध्यान रहेगा। अब एक ही चीज केवल ध्यान रखना है कि यहां से इधर जो भी चलेंगे सब क्या चलेगा, ईस्ट। क्या चलेगा, ईस्ट। और यहां से ऊपर की ओर जो भी चलेंगे वो क्या चलेगा, नॉर्थ। तो क्या इंडिया में कभी भी वेस्ट या साउथ आ सकता है? क्योंकि अगर हम यहां बात कर लें, यहाँ क्या है, नॉर्थ की साउथ है, यहाँ नॉर्थ की साउथ, बोलिए। अभी यही तो हम समझाना चाह रहे हैं कि ये जो एरिया है, ये एरिया, ये ऊपर के लिए नॉर्थ हो गया और इधर के लिए ईस्ट हो गया। यहां से कोई भी बिंदु उठाइए सब नॉर्थ में आएगा और ईस्ट में आएगा। ये समझा? देख लीजिए, 1 2। अब हम क्या करते हैं कि ये ऐसे किए और ये ये गोलार्ध, एक गोलार्ध को काटा गया है, समझिए। ये जो गोलार्ध है ये कौन गोलार्ध में आएगा, पहले ये बता दीजिए, नॉर्थ में कि साउथ में? ये जो गोलार्ध है नॉर्थ में आएगा कि साउथ में आएगा? नॉर्थ में। और ये जो गोलार्ध हम देख पा रहे हैं, ये जो गोलार्ध हम देख पा रहे हैं, ये गोलार्ध किस में आएगा, ईस्ट। और यही तो आप लोग को समझना अगर है तो इसको क्या कर लेते हैं, हटाइए। अब समझ में आया कि इंडिया कौन गोलार्ध में है। वेस्ट भी नहीं है अब इसमें और साउथ भी नहीं है, जो बचा हुआ है वह केवल क्या बचा हुआ है, नॉर्थ और ईस्ट। अगर हम यहाँ से ऊपर की ओर चलेंगे तो नॉर्थ बच चलेगा और यहाँ से इधर की ओर चलेंगे तो ईस्ट चलेगा। अब समझ में आ गया? अब बताइए कि ये जो बिंदु है नॉर्थ में है कि साउथ में है? नॉर्थ, क्योंकि यहां से ऊपर जो भी है नॉर्थ ही है। इंडिया केवल नॉर्थ पे ही एग्जिट है, ये भी नॉर्थ, ये भी नॉर्थ, ये भी ईस्ट और ये भी ईस्ट। अगर यहां इंडिया होता तो क्या चलता, बेस्ट, बेस्ट ही बेस्ट चलता दोनों तरफ, इधर भी बेस्ट और उधर भी बेस्ट। अगर नीचे की ओर होता तो इधर भी नॉर्थ और सॉरी ऊपर भी साउथ और नीचे भी साउथ। अब बताइए इंडिया क्या चीज में आएगा, नॉर्थ में कि साउथ में? नॉर्थ में। हो गया ना? चलिए, दिखाई दे रहा ना? यहाँ के बाद दिखा। चलिए अंतिम पॉइंट पहले हम इसको देख लेते हैं। ये जो अंतिम पॉइंट है इसका क्या नाम दिया गया था, इंदिरा कौल। और यहाँ जो दिखाया, सॉरी इसको पहले ले लेते हैं, ये क्या है, कन्याकुमारी। और यहाँ की अगर हम बात कर लें तो ये कौन सा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट। और ये जो सबसे पूर्वोत्तर बिंदु दिखाई दे रहा है ये क्या हो जाएगा, बलांगू या किबुथु। और यहाँ जो दिखाई दे रहा है ये क्या हो गया, यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए यहाँ के बाद अगर थोड़ा सा भी हम आगे बढ़ते हैं तो क्या वो इंडिया है, क्या वो इंडिया है? नो, वहां, क्योंकि यह इंडिया का अंतिम बिंदु है। यहाँ से एक कदम भी अगर आगे चला, बलांगू से अगर एक कदम भी आगे चले तो आप दूसरा देश में चले जाएंगे। आगे समझ में, मतलब ये आपका अंतिम सीमा यहाँ है। ऊपर की अगर हम जाएं तो ये अंतिम सीमा यहाँ है और नीचे अगर आए तो यहाँ दो सीमा है, क्योंकि ये नीचे जो दिखाई दे रहा है सभी समुद्र है और हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश समुद्र में भी है। और अगर स्थलीय सीमा की बात करें तो ये स्थलीय सीमा आपका कन्याकुमारी और समुद्रीय सीमा की अगर बात करेगा तो इंदिरा पॉइंट। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए
कि अब हमको लेना है केवल कि यहां से कौन रेखा गुजरती है, यहां से कौन कितना डिग्री गुजरती है, यहां से कितना डिग्री गुजरती है, यहां से कितना डिग्री और यहां से कितना डिग्री। आ गया समझ में? यहां से कितना डिग्री गुजरता है केवल हमको यही देखना। तो सबसे पहले अगर हम इंदिरा पॉइंट ऊपर की ले तो ये जो है यह 37.6 डिग्री। नॉर्थ की साउथ बताइए, नॉर्थ, इसमें जो भी चलेगा नॉर्थ। अब बताइए अगर हम नीचे की बात कर लें तो नीचे कितना डिग्री है, 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट यहां पर है। अगर हम ये कौन जगह है, कन्याकुमारी, स्थलीय सीमा आपका यही खत्म हो जाता है इंडिया का। अगर जलीय सीमा की बात कर लें तो जलीय सीमा जो है वह 6 डिग्री 4 मिनट, 6 डिग्री 4 मिनट हो गया। चलिए अब अगर हम ये गौड़ माता की बात कर लें तो गौड़ माता की ये क्या चलेगा, नॉर्थ की सॉरी ईस्ट की वेस्ट, इंडिया में ईस्ट ईस्ट ही चलेगा। ये कितना डिग्री, 67 डिग्री 8 मिनट, सॉरी गलती हो गया ना, ये कितना हो जाएगा 68 डिग्री 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट हो जाएगा। और अगर हम इधर चलेंगे तो 97 डिग्री, ये हो जाएगा 97.95 हो गया। कहा गया कि आपसे पूछा जाएगा कि बताओ बाबू इंडिया का अक्षांशीय विस्तार कितना है। अक्षांशीय का मतलब होता है ये आपका हो गया। अब ऐसे ऐसे जो भी लाइन आएगा इसको देशांतर विस्तार कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, देशांतर विस्तार। ऐसे ऐसे जो भी लाइन चलेगा उसको क्या कहेंगे, अक्षांशीय विस्तार हो गया। अब इंडिया तो ऑलरेडी हम देख चुके थे कि इंडिया मेरा यही है, इंडिया यही नहीं दिखाया गया था। इसका मतलब है कि इंडिया का अगर इधर से चले देशांतर विस्तार कितना से कितना डिग्री, तो आप कह सकते हैं कि 67 डिग्री 60 मिनट से लेकर यह 97 डिग्री 95 मिनट तक। आ गया समझ में? अगर अक्षांशीय विस्तार की बात करेगा, कौन विस्तार ये हो जाएगा, अक्षांशीय की देशांतर, ये बताइए। पहले थोड़ा सा तुम लोग समझने की प्रयास करो, छोड़ दो उसको। ये पूरा विश्व है ना बाबू, पूरा पृथ्वी है ना, ये आपका ऐसे जो भी लाइन खिंचाएगा ये आपका क्या कहलाएगा, देशांतर। ये क्या कहलाएगा, इधर वाला ईस्ट देशांतर, इधर वाला इधर जो खिंचाएगा वह वेस्ट देशांतर हो गया। अब अगर हम एक और ले लेते हैं, एक दूसरा ये ले लिए, अब इसमें चलेंगे ऐसे, हो गया। अब ऊपर जो भी लाइन चलेगा इसको हम लोग क्या कहेंगे, अक्षांश। कौन अक्षांश, नॉर्थ की साउथ, तो ऊपर वाला, ऊपर जो चलेगा नॉर्थ अक्षांश चलेगा और नीचे जो चलेगा वह साउथ। अब आइए एक ही मैप में हम क्या करते हैं कि अक्षांश और देशांतर दोनों ले लेते हैं, हो गया। अब इंडिया जो है वह एक्चुअल में यहां है, तो इसका मतलब है कि थोड़ा सा इंडिया का विस्तार यहां से ऐसे और यहां से ऐसे है, हो गया। इंडिया का विस्तार यहां से ऐसे है। अब बताइए कि यही बिंदु पर ने दिखाया गया कि गौड़ माता है, तो ये गौड़ माता कितना डिग्री पर है, यहाँ कितना डिग्री की लाइन गुजरती है, तो कहा गया कि 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री ईस्ट की वेस्ट, ईस्ट, तो ये भी हो जाएगा ईस्ट, सॉरी ये हो गया ईस्ट। अब अगर हम चलते हैं वेस्ट की बात, सॉरी इधर अगर चलते हैं तो ये यहां से तो स्टार्ट हुआ इंडिया, कहां तक पहुंचा, 97 डिग्री, 97 डिग्री मिनट, मिनट और डिग्री वाला बात कभी समझाया जाएगा, है ना। ये यहां तक पहुंचा, मतलब कह सकते हैं कि इसका देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री से शुरू होकर 97 डिग्री तक पहुंचती है। जबकि अक्षांशीय विस्तार की अगर हम बात कर लें, यह 67 डिग्री, सॉरी 37 डिग्री 6 मिनट से स्टार्ट होकर 8 डिग्री 4 मिनट तक चलती है ना।
पता चला। अब इसके बाद अगर देखेंगे कि जलीय विस्तार की अगर बात होगा तो कहां चला जाएगा, 6 डिग्री। तो क्या ये अब 6 डिग्री 4 मिनट पर कौन सा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट। चलिए, इस प्रकार तो ये हो गया कि इसका विस्तार कहां से कितना डिग्री तक है ना। अब आइए इसके पड़ोसी देश के बारे में अगर हम जाने कि इसका पड़ोसी देश कौन कौन है। चलिए, सबसे पहले अगर हम ये बात कर ले तो यहाँ ये एक देश है, इसका क्या नाम है, नेपाल। इसका क्या नाम है। यहाँ जो एक ये देख रहे हैं टेढ़ा मेढ़ा वाला, ये कौन सा देश है, बांग्लादेश। क्या है, बांग्लादेश। और इधर जो ये बेल्ट वाला देख रहे हैं इसको क्या कहते हैं, चाइना। इसको क्या कहते हैं, बर्मा। इसको क्या कहते हैं, म्यांमार। ये क्या हो गया, म्यांमार या बर्मा। यही है, यही ये पहले भारत का हिस्सा था। अभी आपको आगे बताया जाएगा कैसे भारत से अलग हुआ। तो इधर कौन आ गया, ये इतना बेल्ट में कौन आया, म्यांमार या बर्मा। और ये कौन सा देश आ गया, बांग्लादेश। ये कौन सा देश है, नेपाल। और ये सिक्किम के बगल में ये जो देख रहे हैं यही है भूटान, यही है। और उसके बाद यहां से लेकर ये जो पूरा एरिया देख रहे हैं ये कौन हो गया, चीन। ये कौन हो गया, और इसके बाद ये जो एरिया आप देख पा रहे हैं ये हो गया अफगानिस्तान। ये क्या हो गया, अफगानिस्तान। और ये जो हो गया ये पाकिस्तान हो गया, पाकिस्तान। और एक नीचे आप देखेंगे ये लटकते हुए देश है, ये कौन है, श्रीलंका। लेकिन अभी हम इसका बात नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि अभी हम स्थलीय पड़ोसी देश का बात कर रहे हैं। यहाँ स्थलीय नहीं है, जलीय मेरा पड़ोसी है ना। तो अगर स्थलीय की बात कर लें तो इतना देश को नाम आपको याद रखना होगा, है ना। और बारी बारी से सभी देश को बारे में जानेंगे, लेकिन फिलहाल अभी हम यही जाने कि कौन देश, अब ये दिखाई दिया ना कि कहाँ कौन सा देश है। अब थोड़ा सा ध्यान देकर बताइए कि किस देश की सीमा, या छोड़ दीजिए, पहले आइए हम देख लेते हैं। इसके लिए आप क्या करेंगे कि एक छोटा सा वर्ड याद रखना होगा, क्या, इसको करेंगे बचपन में बीए पास। हो गया, बचपन में बीए पास। ये देखिए ये बहुत अच्छा फॉर्मूला है। इसमें क्या है कि केवल नाम ही नहीं है, जो सबसे ज्यादा बड़ा सीमा है वो सबसे पहले है, जिसकी सीमा सबसे छोटा है वह सबसे लास्ट में है। समझ गया। तो अगर हम बोले कि ये हो गया, बस से क्या बोलोगे, बांग्लादेश। क्या बोलोगे, बांग्लादेश। अच्छा से क्या बोलोगे, चीन। अप से क्या बोलोगे, पाकिस्तान। अन से क्या बोलोगे, नेपाल। और में से क्या बोलोगे, म्यांमार या बर्मा, म्यांमार या बर्मा। ब से क्या बोलोगे, भूटान। बांग्लादेश कई बार बोलोगे, बांग्लादेश तो 2 नंबर में आ गया था। ये हो गया भूटान, और ये हो गया अफगानिस्तान। अफगानिस्तान हो गया। इसमें याद रखने के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले तो ये हमारा पड़ोसी देश है ना। दूसरे से साथ साथ है कि किसकी सीमा हमारे साथ कितना लंबा, सीमा समझता है क्या। जैसे ये देख लीजिए, ये आपका ये कौन सा देश है वो, नेपाल। ये किसका राज्य है, ये कौन सा राज्य है, अभी बताया गया था। ये कौन राज्य है, उत्तर प्रदेश से अलग कौन हुआ था, उत्तराखंड। ये आपका उत्तराखंड हो गया ना। ये आपका यूपी हो गया, ये आपका बिहार हो गया, और ये आपका बंगाल हो गया। ये आपका बंगाल और ये आपका सिक्किम। अब देख लीजिए कि ये देश है नेपाल। ये कौन देश है, नेपाल। नेपाल का सीमा किसके किसके साथ लग रहा है, पहला तो ये उत्तराखंड के साथ लगा, उसके बाद ये यूपी के साथ लग रहा है, उसके बाद हमारा देश, हमारा राज्य बिहार के साथ लग रहा है, और ये जो इतना है ये इतना छोटा किसके साथ लग रहा है, सिक्किम। तो यहां से ना स्टार्ट है, ये है सिक्किम। ये आपका बांग्लादेश, सॉरी बांग्लादेश नहीं, पश्चिम बंगाल के साथ, और ये आपका सिक्किम। मतलब सीमा समझ में आया किसको कहते हैं,
कि यहाँ से ये इसका एरिया, वहां से उसका एरिया, बीच में जो डिवाइडर लाइन होती है वही है सीमा। सभी सीमा का अलग अलग नाम होगा, है ना। चलिए, तो पहले पड़ोसी देश कौन कौन है ये समझ में आ गया। पड़ोसी देश कौन कौन है, तो इसके लिए क्या बताया गया, ब से क्या बोलोगे, बांग्लादेश। बांग्लादेश दिखाई दे रहा है। चलिए, सबसे पहले ये आपका बांग्लादेश एक नंबर। 2 नंबर में बोलिए चीन, 2 नंबर में ये चीन, 3 नंबर में पाकिस्तान, और 4 नंबर में नेपाल। नेपाल कहाँ दिखाई दे रहा है, तो ये सिक्किम और अरुणाचल के बीच है। ध्यान, क्या चीज, सॉरी, नेपाल तो आपका ये हो ही गया ना, ये आपका नेपाल, और ये आपका भूटान, और ये आपका अफगानिस्तान हो गया। और कौन बचा, इधर एगो देखेंगे तो ये म्यांमार है। तो इसको करना क्या है, ये तो पड़ोसी देश का नाम हम ऑलरेडी याद रखे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमको क्या चाहिए, एक क्रम में सीरियल नंबर से, ताकि पता चले कि सबसे बड़ा सीमा किसका है और सबसे छोटा सीमा किसका है। ठीक है, तो आइए सबसे बड़ा सीमा वाला का नाम बताइए क्या है। 1 नंबर में क्या कहोगे, 1 नंबर में बांग्लादेश, बांग्लादेश। 2 नंबर में कौन है, किसकी सीमा बड़ा है, चीन। और 3 नंबर में बताइए पाकिस्तान, और 4 नंबर में नेपाल, 5 नंबर में म्यांमार, उसके बाद क्या बोलोगे, भूटान, उसके बाद अफगानिस्तान हो गया। अब यही सारा पड़ोसी देश है, यही पड़ोसी देश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, यही पड़ोसी देश के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, अब सबसे पहले कहा जाता है कि अगर हम बात कर लें कि हमारा पड़ोसी देश का नाम सभी को आ गया है ना। अब आइए सबसे पहले हम बांग्लादेश के बारे में जानें कि बांग्लादेश है क्या। तो पहले सुन लीजिए, कहा गया है कि बांग्लादेश जो था वह बंगाल से बांटकर अलग किया गया है। ठीक है, बंगाल से बांटकर अलग किया गया, और बंगाल किसका राज्य है, भारत का। अब कहा जाता है कि 1947 के पहले, 1947 के पहले बांग्लादेश भी भारत का ही पार्ट था, भारत का ही अंग था। लेकिन 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ, उसी समय एक नया देश का नाम आया जिसका नाम है पाकिस्तान। मतलब आजादी के समय ही पाकिस्तान का स्थापना हुआ, है ना। और जब पाकिस्तान की बंटवारा हुई तो बंटवारा में क्या कहा गया, आइए थोड़ा सा पहले मैप ले आते हैं तो। चलिए, कहा गया कि जब 1947 में हमारा देश आजाद हुआ तो उस समय क्या हुआ कि पाकिस्तान का स्थापना हुआ, और उसी समय पाकिस्तान का बंटवारा किया गया, मुस्लिमों के लिए एक अलग देश दिया गया। जबकि ये जो बांग्लादेश देख रहे हैं, ये जो बंगाल देख रहे हैं, ये भी एक मुस्लिम का ही स्टेट उस समय हुआ करता था, वहां मुस्लिम का मेजोरिटी बहुत ज्यादा हुआ करता था। तो हुआ कि भाई ये भी जो है, ये भी पाकिस्तान का ही पार्ट होगा। जब बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान का हिस्सा यहां से लेकर यहां तक ऐसे करके ये पाकिस्तान को यहां मिला, और ये यहां से लेकर ये एरिया, सॉरी, ये एरिया भी पाकिस्तान को ही मिला। मतलब बंटवारा जिस समय हुआ है उस समय ये आपका पाकिस्तान है, और इसका नाम पूर्वी पाकिस्तान है, सॉरी, पूर्वी पाकिस्तान था। आ गया समझ में, इधर आपका पूर्वी पाकिस्तान और ये आपका। यहां देखिए एक बात और भी हम लोग कभी कभी सीखते हैं कि धर्म इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर धर्म इंपॉर्टेंट होता तो यहाँ के मुसलमान बंगला नहीं बोलता, क्योंकि मुस्लिम लोग ना उर्दू बोलता है और फारसी बोलता है, जबकि यहाँ भी तो मुसलमान ही है, बट ये क्या बोलता था, बंगला बोलता था, है ना। और भाषा विभाजन होने के कारण ही यह एक अलग जगह लेकर रहा, समझ गए। अब आइए इसमें हम देखेंगे कि हुआ क्या कि इधर भी पाकिस्तान और इधर भी
पाकिस्तान, एक पूर्वी पाकिस्तान बन गया, एक पश्चिमी पाकिस्तान बन गया, और भारत को इधर से भी तंग करने लगा और इधर से भी तंग करने लगा। समझ गए? तो इस समय एक महान प्रधानमंत्री बनी जिसका नाम है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने क्या किया कि ये जो पूर्वी पाकिस्तान था इसको स्वतंत्र करवा दिया। स्वतंत्र करवाने के पीछे एक रीजन और भी बना कि एक तो दोनों तरफ से तंग भी कर रहा है। ये परेशान क्यों था कि जितना भी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कुछ भी बने तो इधर का एक को लोग को कुछ भी नहीं करता है, सब ये खुदे बन जा रहा है। समझ गए? तो इस बात से ये लोग भी परेशान है। इसी में एक अहम भूमिका निभाती है इंदिरा गांधी, और इसको धीरे 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 उसका कर बोल दिया कि तुम उसके साथ है ही क्यों, उससे अलग हो जाओ, और वो अपने सर पर ही इसको आजाद करवा दिया। मतलब आप कह सकते हैं कि 1971 में बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान से बांग्लादेश बन गया। पता चला? ये पार्ट जो दिख रहा है ये बांग्लादेश कब बना? 1971 में हो गया ना। 1971 में वो आजाद हो गया। यहाँ एक समस्या क्या था कि जितनी भी सीमा थी, अभी एक बात और थोड़ा सा बता देते हैं कि जितना भी सीमा है ना अलग अलग कंट्रियों के साथ, पड़ोसी देशों के साथ, सभी का एक अलग अलग नाम दिया गया। जैसे अगर हम बात कर लें तो यहां से लेकर ये पाकिस्तान का जो बेल्ट है, ये सभी जो रेखा बना, इस रेखा का क्या नाम रखा गया है तो बता सकता है? तो ये रेखा खींचने वाला व्यक्ति एक अंग्रेज था जिसका नाम था रेडक्लिफ। समझ गए? एक व्यक्ति अंग्रेज था जिसका नाम रेडक्लिफ था, और उसी के द्वारा ये विभाजन बनाया गया था, इसलिए उस रेखा का क्या नाम दिया गया? रेडक्लिफ रेखा। उसको क्या कहा गया? रेडक्लिफ रेखा। पाकिस्तान को और इंडिया को अलग करने वाली जो सीमा थी, रेखा थी, उस रेखा का क्या नाम है? रेडक्लिफ। तो रेडक्लिफ रेखा तो इधर भी होगा, रेडक्लिफ रेखा इधर भी बन गया था। समझ गए? लेकिन जब 1971 में वह आजाद हुआ पाकिस्तान से, पूर्वी पाकिस्तान से जब बांग्लादेश बना, तब वह क्या हुआ कि यह रेडक्लिफ रेखा को बदल दिया गया, क्योंकि यहाँ बांग्लादेश का संबंध भारत के साथ बहुत अच्छा रहने वाला, क्योंकि भारत के आधार पर ही ना आजाद हुआ। इसलिए क्या किया गया कि इसको भारत के साथ अच्छा रिलेशन बना, और बोला कि जब रिलेशन अच्छा ही है तो बहुत ज्यादा सैनिक रखने की क्या जरूरत है ना। इसलिए यहाँ बहुत ज्यादा सेना भी नहीं होता, बहुत अच्छा क्या बोलते सीमा रेखा भी नहीं बनाया गया है, और इसका नाम रेडक्लिफ से हटाकर नाम इसका रख दिया गया शून्य रेखा। शून्य रेखा। अब आपको पूछा जाएगा कि शून्य रेखा कौन कौन देशों को अलग करती है, तो क्या कहेंगे? बांग्लादेश और इंडिया। बांग्लादेश और इंडिया को शून्य रेखा। शून्य रेखा का पहले क्या नाम था? रेडक्लिफ। अभी भी देखिए रेडक्लिफ रेखा अभी भी इधर है ना, लेकिन इधर अच्छे संबंध होने के कारण, मित्र होने के कारण, यह रेखा का नाम रेडक्लिफ से हटाकर क्या रख दिया गया? शून्य रेखा हो गया। अब कहा गया है कि एक चीज और इसमें इंपॉर्टेंट है, आपको याद होगा कि ये कौन सा राज्य है? किसी को याद है? त्रिपुरा। कौन सा है? त्रिपुरा। और त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है? अगरतला। अब ध्यान देखिए कि त्रिपुरा की जो राजधानी है अगरतला यहां पर है, ये आपका बांग्लादेश है, और ये आपकी राजधानी क्या कहोगे? त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। एक इंपॉर्टेंट और भी है, यह भारत का पहला ऐसा राजधानी है जो दूसरे देश की सीमा पर है। एकदम देख लीजिए, बांग्लादेश और अगरतला के साथ जो सीमा बना हुआ है वह सीमा पर ही है। तो कहा गया है कि अगरतला एक ऐसा, त्रिपुरा राज्य की राजधानी अगरतला बांग्लादेश के सीमा से काफी निकट है। मतलब आप कह सकते हैं कि भारत के यह पहला राज्य है जो दूसरे देश के सीमा पर उसकी राजधानी स्थित है। वह कौन सी राजधानी है? अगरतला। हो गया? ये बांग्लादेश पता चल गया। बांग्लादेश आजाद कब हुआ? 1971 में। आजाद करवाने में अहम भूमिका कौन निभाया? इंदिरा गांधी। और कहा गया कि भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन सी रेखा पहले था? रेडक्लिफ। अब उसको कौन रेखा कहा जाता है? शून्य रेखा।
और त्रिपुरा की जो राजधानी अगरतला है वह सबसे निकट किस देश के पास है? बांग्लादेश। यहाँ के बाद अगर हम चले तो दूसरा च मतलब चीन। आइए थोड़ा सा चीन के बारे में ये जाने। अभी हम केवल चीन को देखेंगे। ये आपको जहां तक पता होगा कि ये जो है आपका कौन सा देश है? भूटान। और ये जो देश है ये नेपाल। हो गया ना। और बाकी यहां से लेकर यहां तक जो एरिया देख रहे हैं ये कौन सा देश है? चीन। कौन सा देश है? चलिए अब कहा गया चीन। एक यहाँ कहा जाता है कि एक सुगौली का संधि हुआ था। पहले देखना क्या है कि ये जो बेल्ट नीचे नीचे दिख रहा ना ये चीन नहीं था, ये पहले तिब्बत प्रदेश था, है ना। ये क्या है? यह तिब्बत था। और तिब्बत में बौद्ध धर्म मानने वाले बहुत सारे लोग होते थे, समझ गए। अब कहा गया कि ये तिब्बत के साथ इंडिया का बंटवारा किया गया, सीमा का निर्धारण किया गया और उस सीमा का नाम रखा गया मैकमोहन। कौन रेखा? मैकमोहन रेखा। ये सीमा किसके साथ निर्धारण किया गया था? भारत और चीन नहीं, भारत और तिब्बत के बीच। चीन तो अभी है ही नहीं, चीन इसमें थोड़े आ रहा था। लेकिन ये क्या किया कि यह धीरे धीरे चीन तिब्बत पर कब्जा कर लिया, है ना। और यहाँ जितने भी बौद्ध भिक्षु थे सबको मारा पीटा और भगा दिया। कहा जाता है कि यहाँ का जो सबसे महान व्यक्ति, मतलब आप कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म का जो हेड होता है ना उसको दलाई लामा कहा जाता है। ध्यान रख, तुम लोग हमेशा जानता है कि दलाई लामा भागकर भारत आया, ऐसा जानता है ना। लेकिन ऐसा नहीं है। बौद्ध धर्म का जो हेड गुरु होता है उसका नाम है दलाई लामा। दलाई लामा। ये दलाई लामा क्या हुआ कि चीन जब उसको भगाया तो वह भागकर इंडिया में आ गया और इंडिया में आकर वह शरण ले लिया। हो गया ना। दूसरी बात से कहा जाता है कि ठीक इसके पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री अभी कौन हुए होंगे? जवाहरलाल नेहरू। उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे और उनका संबंध चीन के साथ बहुत अच्छा था, समझ गए। उनका संबंध चीन के साथ अच्छा था। जवाहरलाल नेहरू का एक प्रसिद्ध नारा भी है, कहा जाता है कि हिंदू चीनी भाई भाई। ये नारा किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू। इतना अच्छा संबंध है कि हिंदू और चीनी दोनों भाई भाई है। अगर भाई भाई रहेगा तो फिर बॉर्डर पर सेना रखने की क्या जरूरत है? अगर संबंध अच्छा है तो बहुत ज्यादा सेना की क्या जरूरत है? इसलिए कहा जाता है कि ये जो मैकमोहन रेखा आप देख रहे हैं, ये मैकमोहन रेखा पर बहुत कम सैनिक रहते थे। और इसी के दौरान वह क्या किया कि वह तिब्बत पर अधिकार कर लेता है। कौन? चीन। अब तिब्बत पर अधिकार करने के बाद यहाँ वह घुस गया और बोल दिया कि हमने मैकमोहन रेखा को नहीं मानते हैं। ये नक्शा गलत बना दिया गया है। इसका नक्शा इस प्रकार बनेगा कि ये भी चीन ही है, समझ गया। ये आपका चीन और ये ऐसे और ये ऐसे, सॉरी सिक्किम भी बताता कि वो चीन में ही आता है, समझ गया। चाइना वाला को कहना था कि ये एरिया जो दिख रहा है ये कौन सा एरिया? लद्दाख ना होगा, लद्दाख। और यहाँ से उतरिए तो ये तो नेपाल ही है, दूसरा देश है। और ये तिब्बत पर कब्जा कर ही चुका है। यहाँ के साथ साथ सिक्किम और ऐसे करके ये अरुणाचल प्रदेश वाला जो बेल्ट है ये सभी वो अपने नक्शा में दिखाता है और बोलता भी है कि यह हमारे देश का पार्ट है। कैसे? अगर कल्चर देखा जाए और प्राकृतिक बनावट भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं चाइना वाला के साथ मिलता है। आप देख लीजिए, अरुणाचल प्रदेश का आदमी को देखेंगे तो लगेगा कि चीनी का आदमी है। मतलब कुल का कद छोटा छोटा रहेगा, है ना। और सब उस चीन के जैसा ही दिखता है। इसीलिए वो क्या किया कि तिब्बत पर हमला करने के साथ साथ ही मैकमोहन रेखा को मानने से इनकार कर दिया। और अचानक 1962 में हमला बोल दिया। इस एरिया में तो सैनिक बहुत कम थे, सभी सैनिक को मार गिराया।
और कब्जा कर लिया। समझ गए? अब देखिए क्या होता है, तुम लोग कभी कभी सुना होगा एक गीत आता है, ए मेरे वतन के लोगों, सुना है? यह एक राष्ट्रीय गीत है ना। यही गीत इस समय गाया गया था 1962 में। यहाँ हमारे जितने भी सैनिक थे, बहुत कम सैनिक थे, वो लड़ नहीं पाए, सभी सैनिक को मार दिया गया, कुर्बान, सब सैनिक वहां कुर्बान हो गया। इसलिए यह गीत गाया गया कि ये मेरे वतन के लोगों जरा याद करो कुर्बानी, है ना। ऐसे जहां तक बच्चा समझता है कि यह गीत स्वतंत्रता के समय गाई गई होगी, लेकिन वह स्वतंत्रता के समय का गीत नहीं है, यह इस समय का गीत है 1962 का। पता चल गया? 1962 का ये। अब क्या हुआ कि चाइना यहां मानने के लिए इनकार कर दिया। अब आइए थोड़ा सा देख लीजिए क्या किया। ये जो बेल्ट दिखाई दे रहा ना, यही ये जो बेल्ट है, ये बेल्ट किसके अधिकार में अभी ले लिया है? चीन। ये कहा जाता है, इस बेल्ट को क्या नाम दिया गया है? ऑक्साई चीन। ये आपका ऑक्साई चीन हो गया। और इधर जो ये देख रहे हैं, ये इधर पाकिस्तान हड़प चुका है। मतलब ये कान, भारत के नक्शा से ये कान और ये कान दोनों गायब हो चुका है, लेकिन अभी भी हम अपने नक्शा में से दिखाते हैं। ये आपका पाकिस्तान कब्जा कर रखा है, और ये कौन कब्जा किया है? चीन का कब्जा किया हुआ है ना। चलिए अब बताइए कि चीन और इंडिया के बीच में कौन सा रेखा है? चीन और इंडिया के बीच में कौन रेखा? मैकमोहन रेखा। कौन रेखा? और बांग्लादेश और इंडिया के बीच में कौन रेखा है? शून्य रेखा। और पाकिस्तान के साथ कौन रेखा है? अब आइए, बात आया पाकिस्तान का। टाइम बहुत ज्यादा लगता हो गया ना। चलिए ठीक है, अब कितना देश बच गया है? अभी 2 ही देश ना हुआ है। कौन कौन? बांग्लादेश और चीन। बच कौन कौन रहा है अभी? पाकिस्तान और कौन? नेपाल। उसके बाद बोलिए, भूटान। और क्या चीज? अफगानिस्तान। और एक बच गया बीच में, बर्मा। मतलब कितना देश? 1 2 3 4 5 देश का और बताना है ना। चलिए, तो 2 देश को तो लगभग हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम पहले क्या क्या देखे सीखे इस क्लास में, कि भारत का स्थिति पूरे विश्व के सापेक्ष अगर स्थिति की बात कर लें, तो पूरे विश्व के सापेक्ष भारत की स्थिति देखा गया। उसके साथ साथ सभी पड़ोसी देश को देखा गया, और पड़ोसी देश के साथ साथ हम देखें कि विश्व में भारत का कौन सा स्थान है ना। अगर भारत की जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या कितना बताया गया? जनसंख्या में नंबर 1 रैंक ना हो गया, और क्षेत्रफल में कौन सा रैंक है? 7वां। तो पहले का जो 6 देश है वह कौन कौन है? तो सबसे बड़ा रूस, 2 नंबर पर कनाडा, 3 नंबर पर यूएसए, 4 नंबर पर चीन, और 5 नंबर पर ब्राजील, 6 नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, और 7वां में हम हैं। जबकि जनसंख्या में देखें तो पहला स्थान पर, दूसरा स्थान पर चीन, है ना। चलिए, इसके साथ साथ अगर देख लेंगे तो इसका सभी अंतरिम पॉइंट भी देख लिया गया, इसका बाउंड्री का पॉइंट। उसके साथ अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार भी देखा गया, इसकी लंबाई चौड़ाई का अंतर भी देखा गया। अब हम क्या नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे कि जो बचा हुआ 4 देश है इसको कंप्लीट कर लेंगे, है ना। चलिए।